हेलो गाइज। फ्रेशर सेमेस्टर पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बीडब्ल्यू में, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, थ्री फेज सिस्टम। ठीक है। आज जो नया टॉपिक है वह है थ्री फेज सिस्टम। ओके। त्रिकला प्रणाली, हिंदी में त्रिकला प्रणाली। कहीं कहीं किसी किताब में दिया हुआ है थ्री फेज न देके, कहीं कहीं दिया है बहुकला। बहु मतलब होता है बहुकला प्रणाली। ओके। और बहु मतलब वो वाला बहु नहीं, बहुकला मतलब बहु। बहु मतलब बहुत ज्यादा। जैसे एक फेज होता है उस तरह थ्री फेज, फोर फेज, फाइव फेज, सिक्स फेज होता है ना, उसी को बोलते हैं थ्री फेज सिस्टम। या फिर अगर कई फेज होता है, एक फेज के अलावा दो फेज, तीन फेज, चार फेज जो भी काम करता है उसको बोलते हैं बहुकला या मल्टी फेज सिस्टम। ओके। हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ कौन सा सिस्टम? थ्री फेज सिस्टम। याद कीजिए, याद कीजिए, जब हम पढ़ा रहे थे एसी, जब स्टार्ट किए थे तो हमने आपको सिंगल फेज पढ़ाया था। ओके। और सिंगल फेज मैंने बता दिया था। फिर मैंने कहा था कि आप टू फेज जनरेशन करेंगे। टू फेज का जनरेशन नहीं करते हैं क्योंकि ये सिंगल फेज के बराबर आउटपुट देता है, ये मैं पढ़ा रखा हूं। ओके। फिर मैंने कहा था कि आप थ्री फेज जनरेशन करेंगे, तो थ्री फेज के बारे में मैंने नहीं बताया था, मैंने बोला था पढ़ाएंगे। फिर मैंने कहा था फोर फेज, तो फोर फेज में भी आउटपुट कितना मिलता था? जीरो, इसलिए इसका भी यूज हम नहीं करेंगे। ठीक, इसके आगे वाले नहीं यूज करते हैं, हम सिर्फ यूज करते हैं सिंगल फेज और थ्री फेज। ओके। ऐसे यूज करेंगे। अब कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा, सर जी हमारे घर तो टू फेजी मोटर है। कई लोग होते हैं ना, टू फेजी मोटर कहते हैं, टू फेजी मोटर है। बाबू टू फेजी मोटर नहीं, वो सिंगल फेजी मोटर ही है। ठीक। उसका डिजाइन आप जब थर्ड ईयर में आएंगे तब बताया जाएगा कि उसमें टू फेज, दो बाइंडिंग तो होती है लेकिन वो सिंगल फेज होता है, एक स्टार्टिंग बाइंडिंग, एक सहायक बाइंडिंग। मोटर जब होता है ना सिंगल फेज, सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, उसको स्टार्ट करने के लिए हम एक और बाइंडिंग करते हैं, इसलिए वो आपको टू फेज दिखाई दे रहा होगा, लेकिन है वो सिंगल फेज मोटर ही। ओके। अभी आप बस देखे हुए हैं, जब आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सब चीज का नॉलेज होता रहेगा। चलिए, हम बात कर रहे हैं तो सिंगल फेज और टू फेज और थ्री फेज और फोर फेज। सिंगल फेज यूज करेंगे और थ्री फेज। सिंगल फेज के बारे में बता चुके हैं। हम बात करेंगे किसके बारे में आज? आज टोटली जो चर्चा होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ कौन से फेज पर? थ्री फेज पर। जरा याद कीजिए, जरा याद कीजिए, जब हम सिंगल फेज पढ़ाए थे, देखिए, जब सिंगल फेज, अच्छा पहले देख लीजिए, जो थ्री फेज मोटर्स होते हैं, जो थ्री फेज मोटर्स होते हैं वो ऐसा होता है। जब मार्केट में जाएंगे देखने के लिए, थ्री फेज चाहे सिंगल फेज ही, जो मोटर आप देखेंगे वो ऐसा दिखाई देगा। इस मोटर का जो ये भाग आपको पूरा दिख रहा है ना, ये मोटर, ये जो बाहरी भाग दिख रहा होता है, बाहरी भाग, इसको बोलते हैं योक। अभी इस बारे में आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, मोटर के बारे में, जनरेटर के बारे में। जब सेकेंडरी में पहुंचेंगे, थर्ड ईयर में पहुंचेंगे तो वहां बताया जाएगा इसको विद्युत रूप से। यहां बस ये जानिए कि यह होता है योक। योक लगाते क्यों है? अगर पूछा जाए मोटर में योक क्यों लगाया जाता है, एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, जो पूछेगा मैं लिखवाऊंगा आपको, ध्यान रखिए। पहले इसको जानने के लिए ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। योग, योग क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं ढांचा। ढांचा। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो बॉडी है, अगर आपके बॉडी में ढांचा ना बना हो तो आपके पूरे शरीर का जो मांस है वो अपने आप नीचे गिर जाएगा, एक का चिथड़ा बन जाएगा। लेकिन अगर इसमें हड्डियां हो, ढांचा बना हो, तो मांस टिका हुआ है। उसी तरह यहां भी है। बाइंडिंग जहां पर इसमें बनाया गया है, बाइंडिंग को पकड़े रहने के लिए और बाहरी आघातों से बचाने के लिए योग का यूज करते हैं। योग जो होता है बाहरी आघात, मान लीजिए इस पर कहीं से कुछ गिर गया, सपोज दैट इस पर कहीं से कुछ गिर गया, तो ये आपका जो योग है वो उसका क्या करेगा? प्रोटेक्शन करेगा। ओके। तो बाहरी आघातों से बचाने के लिए हम योग यूज करते हैं। ये जो देख रहे होंगे आप लोग, यहां पर आप देखे होंगे नट बोल्ट कैसे जाते हैं, तो ये आपका फाउंडेशन है। मशीन का यह भाग क्या है? ये फाउंडेशन, ये नॉलेज के लिए बता रहे हैं, अभी आएगा नहीं एग्जाम में। और ये तो आपको पता ही होगा, ये क्या है? इसका सॉफ्ट है। ठीक है। ये क्या है बाबू? इसका, इसका सॉफ्ट है। सॉफ्ट मतलब हुआ, सॉफ्ट पर रोटर को कसा जाता है ताकि रोटर घूम सके। ओके। अब इसके अंदर भी बहुत चीजें होती हैं लेकिन पूरा नहीं बताया जाएगा। यहां पर आपके कितने, इसको बोलते हैं क्या, ये जो बना हुआ है ये क्या है? ये है टर्मिनल पोस्ट, क्योंकि यहां से टर्मिनल कसे जाते हैं। कितने इसमें टर्मिनल बने होंगे? एक, दो, तीन। कितने बने रहेंगे? तीन। अगर थ्री फेजी है तो कितने बने रहेंगे? एक, दो, तीन। एक होगा आर, एक होगा वाई और एक होगा बी। मतलब आर वाई बी थ्री फेजी मोटर होगा तो उसमें कितने होंगे? तीन होंगे।
इस मोटर के बारे में आपको मुझे यहाँ नहीं पढ़ाना है, जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो वहां मोटर आपको विधिवत रूप से पढ़ाया जाएगा, क्या एक एक पार्ट इसके अंदर क्या होता है सब बताएंगे। ओके, अब देखिए इस मोटर को जब ओपन करेंगे आप, इस मोटर को इस बाहरी भाग को ओपन कर दीजिए, तो इसमें आपको मिलेगा देखने को ये ए। अब इसमें क्या होता है, जो आपको ए दिखाई दे रहा है ना साफ साफ, ये होती है वाइंडिंग। क्या होती है बेटा, ये होती है वाइंडिंग। मोटर की वाइंडिंग ऐसे होती है, जो तुम लोगों को नहीं बता रहे थे, जो तुम लोगों को जो दिखा दिया जाता है कि मोटर की जनरेटर की वाइंडिंग डायरेक्ट कॉइल दिखा देते हैं, तो कॉइल ए होता है। इस वायर को वहां ए से लेके जाते हैं, फिर उधर से लेके आते हैं, फिर लेके जाते हैं, पहले से जाएंगे सातवें से वापस आएंगे, फिर दूसरे से जाएंगे आठवें से वापस आएंगे, तीसरे से जाएंगे नौवें से, ऐसे जाते हैं, उधर से लेके आते हैं, फिर एक लेके जाते हैं, उससे लेके आते हैं, ऐसे ऐसे घूमता रहता है वाइंडिंग। अरे उधर तक जाएगा, अंदर तक जाएगा, लेकिन वो दिखाया नहीं गया है, ये आपको थोड़ा सा ऐसे नॉर्मली बताते रहे हैं। ये बाइंडिंग होती है, इसी बाइंडिंग में बीच में रोटर रखना है और रोटर को घुमाना है। ओके, लेकिन बात हो रही है थ्री फेज जनरेटर या मोटर थ्री फेज सिस्टम, इसमें जो सप्लाई आएगी वो कौन सा आएगा, थ्री फेज, आर वाई और बी। आर का नाम क्या है, एक होता है आर वायर, एक होता है वाई वायर और एक होता है बी वायर। अभी बताएंगे इसके बारे में। एक को बोलते हैं रेड, इसको बोलते हैं येलो और इसको बोलते हैं ब्लू। ठीक है, तीन वायर होते हैं इसमें, रेड येलो और ब्लू होते हैं। ठीक है, इसमें कितने वायर होते हैं, तीन वायर होते हैं, रेड येलो और ब्लू कलर के, बताएंगे अभी इसके बारे में। बस अब अभी आपको बस समझिए कि थ्री फेज सिस्टम होता क्या है। अब देखिए ये रहती है इसकी बाइंडिंग, बाइंडिंग इसमें करेंगे और इसके बीच में रोटर रखेंगे। तो हमको बस इतना पढ़ना है कि जो बाइंडिंग में कर रहे हो ना, ये बाइंडिंग, ये जनरेटर हो चाहे मोटर हो, इस बाइंडिंग के कितने प्रकार होते हैं, कैसे करते हैं, कैसे इसमें से एसी उत्पन्न होता है और कैसे थ्री फेज बनाते हैं। ठीक है, इसी के बारे में हमको चर्चा करना है। एक और बाइंडिंग देख लीजिए, एक और बाइंडिंग आपको यहां दिख रहा होगा, ये भी थ्री फेज सिस्टम की बाइंडिंग है, जो बाइंडिंग आपको बता रहे थे। देखिए दिया है ना, ये दिया है बाइंडिंग, देखिए यहां पर लिखा हुआ है बाइंडिंग। ये क्या है, बाइंडिंग है। ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, कोर, जिसमें बाइंडिंग करते हैं उसको कोर बोलते हैं। ठीक, ये देखो ये जो इसमें गड्ढा कटा रहता है, गड्ढा टाइप, खांचा टाइप, इसको बोलते हैं स्लॉट्स। क्या बोलते हैं, स्लॉट्स या फिर खांचा। अरे जिसमें बाइंडिंग भरते हो। तो अभी इस बारे में ना समझ में आया तो ज्यादा यहाँ पर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा दिखा दिए हैं, इसी के बारे में आपको पढ़ना है कि इसमें कैसे बाइंडिंग की जाती है, वो नहीं पढ़ना है। इसमें बाइंडिंग जो होती है वो तीन होता है, कैसे होता है उसी के बारे में पढ़ना है। ओके, चलिए आइए देखते हैं थ्री फेज सिस्टम के बारे में। चलिए आप इसको शॉर्ट में चाहे तो ऐसे देख सकते हैं। देखिए इस चीज को आ, इसको थोड़ा ये घूमेगा कैसे भाई, इसको मुझे घुमाना है। चलो कोई बात नहीं, घूम नहीं पाएगा। हम्म, चलो कोई बात नहीं। चलो यहाँ देखो, जैसे मान लीजिए कि थ्री फेज सिस्टम है, जो थ्री फेज सिस्टम है उसके बारे में जरा चर्चा करेंगे। चलिए एक और चीज आपको पढ़ाए थे, जरा इसको याद कीजिए। हाँ,
ये चीज मैंने आपको पढ़ाया था, जरा याद कीजिए। मैंने कहा था कि अगर सिंगल फेज सप्लाई है तो उसमें जो कंडक्टर के बीच की, अगर सिंगल फेज सप्लाई जो कंडक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो 360 डिग्री, तो एक ही कंडक्टर है तो 360 डिग्री होगा। अगर दो कंडक्टर होंगे तो 360/2, भाई एक पूरा साइकिल अगर चला जाए, यहां से एक पूरा साइकिल चला जाए तो कितने का कोण बनता है इसमें, 360 डिग्री का। तो हम जितना कंडक्टर रखेंगे उस इसी 360 में रखेंगे। तो अगर एक कंडक्टर होगा तो पूरा एसी में घूमेगा, अकेले घूमेगा तो 360 अंश के साथ। अगर दो कंडक्टर होंगे तो दो कंडक्टर एक दूसरे से कितने अंश पर रखना चाहिए, 180। मतलब एक इधर से रखेंगे, एक इधर से रखेंगे, 180 अंश पर रखेंगे। अगर तीन होगा तो 120 अंश पर, चार होगा तो 90 अंश पर, बताए थे ना। तो आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ थ्री फेज के बारे में। किसके बारे में बाबू, थ्री फेज के बारे में। और थ्री फेज के बारे में पढ़ने से पहले जरा हम बात करेंगे सिंगल फेज के बारे में, थोड़ा सा बात करेंगे और फिर हम चलेंगे। मैं बना दिया हूं लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं जानबूझ के, ताकि आप लोगों को सिंगल फेज जब याद आ जाएगा तो थ्री फेज आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने सिंगल फेज में क्या किया था कि एक ऐसे गोला बनाया था, ओके, और मैंने इसमें कंडक्टर रखा हुआ था, याद कीजिएगा। कंडक्टर का नाम था ए और ए डैश, अच्छा फेज और न्यूट्रल, फेज और न्यूट्रल। मैं यहां पे बोल सकता था कि ए क्या है, फेज है, ए को हम फेज बोलेंगे, तो ए डैश को क्या बोला जाएगा, ए डैश को न्यूट्रल बोला जाएगा, ठीक है। ए और बी को, सॉरी ए और ए डैश को हम ऐसे बोलेंगे, ए है तो ए डैश है। अगर हम इसको अगर हम इसको किसी नॉर्थ में और साउथ के बीच में रख दें, ध्यान दीजिएगा, इधर नॉर्थ है और इधर क्या है, साउथ है। अगर इसके बीच में इसको रख दिया जाए और अगर मैं इसका एक्सिस ऐसे ले लूं, बता दिए हैं इसके बारे में, पहले ही बता रखे हैं। यह मान लीजिए 0 डिग्री है, यहां मान लीजिए 90 डिग्री है, यहां पर 180 है, 270 है और 360 है। यहां पर 90 डिग्री है, यहां पर 180 डिग्री है, 270 डिग्री है और 360 डिग्री है। इसके रेस्पेक्ट में ओमेगा टी। चलिए अभी देखा जाए तो जो फ्लक्स रेखाएं हैं ऊपर ऊपर, ये हमारी फ्लक्स रेखाएं हैं। नॉर्थ से निकलने वाली फ्लक्स रेखाएं जब साउथ में जाएंगी तो ऊपर ऊपर चले जाएंगे, ऐसे आएंगे, दिखाया नहीं जाएगा, पूरा नहीं दिखाया जाएगा। तो देखिए इस कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स जीरो हो जाएगा, तो ईएमएफ भी कितना उत्पन्न होगा, जीरो उत्पन्न होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसको घुमा दिया जाए, इसीलिए गोला बनाया गया है ताकि घूमेगा। तो जब कंडक्टर ए वाला जो वायर है ऊपर जाएगा ऐसे, तो जब 90 डिग्री चलेगा तो उस समय उससे गुजरने वाले फ्लक्स मैक्सिमम होंगे, ओके। उससे गुजरने वाला फ्लक्स, जैसे कि ये मोबाइल है मेरा, तो अभी देखिए यहां पर है तो फ्लक्स ऊपर से निकल जाएंगे, नीचे से निकल जाएंगे। लेकिन यही अगर यहां पर आ जाए तो इधर से फ्लक्स हो जाएंगे मैक्सिमम, इधर से फ्लक्स मैक्सिमम जाएंगे। तो कितना डिग्री चलने के बाद, 90 डिग्री के बाद, ये बता रखे हैं। तो 90 डिग्री पर आपका जो ईएमएफ होगा मैक्सिमम उत्पन्न होगा, फिर 180 पर आकर जीरो हो, ये बता रखे हैं, 180 पे जीरो हो जाएगा, फिर 270 पर मैक्सिमम और 360 पर जीरो। कंडक्टर 90, 180, 270, 360, जीरो। तो ये आपका सिंगल फेज सप्लाई का ईएमएफ का ग्राफ है, आए थे ना इसके बारे में। अब हम इसी के आधार पर पढ़ेंगे थ्री फेज सिस्टम, ओके। और थ्री फेज सिस्टम में कैसे होगा आइए देखते हैं। आइए, हेडिंग रहेगा हमारा, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये। हेडिंग रहेगा थ्री फेज सिस्टम, थ्री फेज सिस्टम, ये तो चैप्टर का नाम है। और इसमें जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे थ्री फेज का जनरेशन। क्या पढ़ेंगे, थ्री फेज का जनरेशन, थ्री फेज का जनरेशन, ओके। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है ये,
थ्री फेज का जनरेशन क्या होता है, थ्री फेज सिस्टम क्या होते हैं। तो लड़के क्या करते हैं, उल्टा सीधा लिख के कुछ ना कुछ आ जाते हैं। जो पूछ रहा है यार एग्जाम में वो लिखा करो ना, तुम लोग क्या करते हो, एग्जाम में पूछता कुछ और है, अब बच्चे लिख के आ जाते हैं कुछ और, तो यार नंबर कहां से मिलेगा। थ्री फेज सिस्टम पूछता है और लड़के स्टार डेल्टा बना के आ जाते हैं, ऐसा नहीं काम चलेगा यार। जो पूछ रहा है उसको लिखो ना एग्जाम में, तुम लोग अपने आप से कहें यार उसमें हाथ पांव मारते हो। जो एग्जाम में अच्छा नहीं आ रहा है तो हाथ पांव मार रहे हो अलग बात है, लेकिन आते हुए भी गलती करो तो समझो कि तुम्हारे सबसे बड़ा दुख का कारण यही है कि अगर तुम आते हुए गलती कर रहे हो तब। अगर सपोज दैट कोई मूर्ख है, देखिए अगर कोई मूर्ख है और आपको पता है ये मूर्ख है, अगर कोई मूर्ख है और आपको पता है मूर्ख है, आप फिर भी आप उससे बहस कर रहे हैं, तो समझिए कि आप उससे बड़े मूर्ख हैं। याद रखिएगा, अगर कोई मूर्ख आदमी है तो उससे कभी बहस मत करो, उसे धीरे से किनारे हो जाओ, क्योंकि मूर्ख आदमी से बहस करने से कोई फायदा नहीं होता है। ठीक वही बात यहां में कर, अगर तुमको आ रहा है तो उस क्वेश्चन को लिखो, अगर जो आ रहा है तो लिखो, तो उसका तरीका जानते रहो तब लिख पाओगे। अब तुम लोग क्या करते हो, आता सब कुछ है और उल्टा सीधा लिख के चले आते हो, पूछता कुछ और है तुम लिख के आते हो कुछ और, तो ऐसा काम नहीं करना है। आओ देखते हैं थ्री फेज सिस्टम में थ्री फेज का जनरेशन कैसे करेंगे। यहां देखो, पहले थ्री फेज में हमारे फेज की संख्या कितनी होगी ये बताओ। पहले फेज की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। कौन कौन, एक होगा आर, आर मतलब हम क्या बोलेंगे, रेड है। एक होगा वाई, इसको बोलेंगे हम येलो, और एक होगा बी मतलब ब्लू। ओके देखो, अब तुम कहोगे सर जी ऐसा वायर होता है क्या रेड येलो ब्लू, नहीं, मोटर के अंदर चाहे जनरेटर के अंदर रेड येलो ब्लू का वायर नहीं होता है, सब तो तांबे का वायर होता है, कॉपर का वायर होता है। जो आप देखेंगे तो कॉपर का रंग आप पता ही होगा कैसे होगा, चॉकलेटी कलर का होता है। रेड येलो ब्लू का मतलब क्या होता है कि आप मतलब उसकी पहचान करने के लिए, मतलब 3 वार होते हैं ना, 3 वार होंगे, तीनों वार के बीच में कोण 120 अंश होना चाहिए, और आप गलती कर देंगे तो मोटर उल्टा घूमने लगता है, मोटर खड़खड़ की आवाज करने लगता है, कई क्रॉलिंग इफेक्ट आ जाता है, कॉगिंग इफेक्ट, कई इफेक्ट आ जाते हैं। इसलिए आप बाइंडिंग करने के बाद जो वायरवा बाहर निकालते हैं उसमें से, उसमें जो वायर जोड़ते हैं एक रेड कलर का, एक येलो कलर का, एक ब्लू कलर का, ताकि ह्यूमन जो आदमी है, मतलब आदमी जो है, ताकि ह्यूमन एरर उसमें ना हो सके, आदमी से त्रुटियां ना हो सके, इसके लिए वायर का कलर दे दिया जाता है। भाई जो पढ़ा लिखा इंसान है अब उसको बार बार चेक थोड़े करेगा कौन आर है कौन वाई है कौन बी है, नहीं, हम जल्दी से जल्दी काम करने के लिए हम एक आदमी को पहचान दे देते हैं कि आप वायर देख के पहचान जाइएगा कि यही रेड है, मतलब ये आर है, ये वाई है और ये बी है। ओके, जैसे कोई भी चीज हुआ, अगर मान लीजिए कोई मोटर है, जैसे मान लीजिए पंखा वाला मोटर है घर में आप जो चलाते हैं, उस पंखे के वायर में देखिएगा एक कंडेंसर होता है, लेकिन पंखा का जब वाइंडिंग होता है तो 3 टर्मिनल निकलते हैं, 3 निकलते हैं। अब 3 में क्या होता है कि 2 जो वायर होते हैं मोटर को उल्टा घुमाने के लिए होते हैं, जैसे 3 वायर होते हैं इसमें, देख लो ऐसे आप जब मोटर देखेंगे बनाए, जो बनाता होगा उससे पूछिएगा, 3 वायर होते हैं। अब देखो अगर तुम जो कनेक्शन कर रहे हो, जो सप्लाई हमारे वायर है, वायर एक आया है फेज और एक आया है न्यूट्रल, एक तो वायर तुमने इसमें जोड़ दिया, एक वायर तुम इसमें जोड़ दिए तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर उसी वायर को यहां से हटाकर तुम इसमें जोड़ दिए तो एंटी क्लॉकवाइज मोटर घूम जाएगा। तो बात ये आती है कि ये बताइए कि अगर 3 वायर निकाल देंगे तो जो मोटर खरीद के ले जाएगा वो तो उतना पढ़ा लिखा रहेगा नहीं और जांच तो कर नहीं पाएगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जब मोटर बनाते हैं तो एक वारवा को यहीं छुपा देते हैं, जो एक वार यहां पर दिख रहा है ना, यहां पर जो एक वार यहां पर दिख रहा है, एक वारवा को हम यहीं पर छुपा देते हैं, इसी के अंदर रख देते हैं, इसी के अंदर इसमें रखकर इसमें जोड़ देते हैं, कहीं पर छोड़ देते हैं, और इसमें से सिर्फ कितने वायर निकालते हैं, 2 वायर, ताकि जो कंज्यूमर खरीद के ले जाए, और एंटी क्लॉकवाइज मोटर घुमाने के लिए, ताकि जो कंज्यूमर खरीद के ले जाए उसको वायर जोड़ने में परेशानी ना हो, वो सिर्फ 2 वायर निकाल के दे देते हैं सब, अब आप ले जाइए दोनों वायर को इसमें जोड़ दीजिए, मोटर चलना गन 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 शुरू हो गया। ठीक है, तो ये सुविधा आपके पास होना चाहिए, आपको आना चाहिए। उसी तरह जब जनरेटर बनाया जाता है 3 फेज तो उसमें से 3 वायर निकाल देते हैं, ताकि आम आदमी उसको आसानी से पहचान सके कि कौन आर है कौन वाई है कौन बी है। इसीलिए जो वायर निकलता है उस वायर में जो वायर लगता है दूसरा वायर वो कलरफुल होता है, ताकि लोगों को पहचानने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए।
ओके, वरना उल्टा सीधा कनेक्शन कर देंगे तो मोटर उल्टा घूमने लगता है। कैसे, अभी बता देंगे आपको, ठीक है। वैसे 3 फेज सिस्टम आपको थर्ड ईयर में पढ़ाया जाएगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा यहाँ पर कैसे मोटर उल्टा घूमता है। चलो, ये मैं रफ कर दे रहा हूँ, इसको मैं जानबूझ के बताया था, ये बस वैसे बता दिया था 3 फेज सिस्टम में। चलो अब यहाँ आ जाओ। अब मैं क्या कह रहा था, जो 3 फेज सिस्टम होगा, 3 फेज सिस्टम एक आर, एक वाई और एक बी होगा। कंफर्म है, 3 हमारे कलर के बैंड होंगे, उसमें 3 कलर के वायर होंगे। ओके, ये आपको याद रखना है। अब बात हो रही है एंगल, अब बात हो रही है किस चीज की, एंगल का। तो देखो, इसमें जो चालक यूज होंगे, पहले तो याद रखो, इसमें जो चालकों की संख्या होगी, इसमें जो चालकों की संख्या होगी वह मुख्य रूप से कितनी होगी, वो मुख्य रूप से कितनी होगी, 3 होगा, एक आर, एक वाई और एक बी। ओके, एंगल कितना होगा, जब आपको 360 डिग्री टोटल है, कितना डिग्री है, 360 डिग्री, इसमें 3 कंडक्टर भरने हैं, तो पर में एंगल कितना आ जाएगा, 120। मतलब तीनों कंडक्टर जो इसमें रखेंगे आप, वो एक दूसरे से कितने अंश में होना चाहिए, 120 अंश में होना चाहिए। पूरा डिग्री 360, तो वो 3 कंडक्टर रखना है, तो तीनों कंडक्टर एक दूसरे से कितना पे होना चाहिए, 120 डिग्री पर। मतलब अगर एक कंडक्टर यहां आप रख रहे हैं, एक कंडक्टर यहां रख रहे हैं, तो दूसरा जो कंडक्टर है इसे 120 अंश पर रखेंगे, ऐसे ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो एक कंडक्टर यहां रखेंगे, तो इसका हो जाएगा कौन सा, ये मान लीजिए आर है, तो ये कौन सा हो जाएगा, वाई। और अगला कंडक्टर इनसे 120 अंश, तो इनसे 120 अंश लगभग इधर ही कहीं आएगा, ये हो जाएगा बी। तो देखो, आर तो इसको बोलेंगे आर डैश, ये वाई तो ये हो जाएगा वाई डैश, और ये होगा बी तो ये हो जाएगा बी डैश। देखो, आर जो लिखा है वो फेज है और ये वाला न्यूट्रल है, वाई वाला फेज है, वाई डैश वाला न्यूट्रल है, बी वाला फेज है और बी डैश वाला न्यूट्रल है, ये याद रखना है। मतलब यहां पर जो आर लिखा गया है वो क्या है बाबू, फेज मानेंगे, और आर डैश को क्या मानेंगे हम, न्यूट्रल मानेंगे। उसी तरह उसी तरह y को फेज और y डैश को न्यूट्रल, ठीक है। तो ये याद रखना है। मतलब यहां पर क्या कह सकते हैं, r, y और b, ये सब हमारे क्या हैं, ये सब फेज हैं। तो न्यूट्रल कौन सा होगा, न्यूट्रल से धारा वापस आना चाहिए, तो कौन सा हो जाएगा, r डैश, y डैश और b डैश, ये सब हमारे कौन सा काम करेंगे, न्यूट्रल। अरे भाई, कोई भी वायर जब लपेटोगे, वाइंडिंग करोगे, तो वाइंडिंग के कितने सिरे निकलते हैं, 2 सिरे, तो एक को फेज और एक को न्यूट्रल कहा जाएगा। ओके, अभी बता देंगे कैसे, 2 सिरे निकलेंगे, एक को फेज कहा जाएगा और एक को न्यूट्रल कहा जाएगा। ओके, आओ यहां देखते हैं। अब चलो, अब हम इसमें एसी का जनरेशन करते हैं, कैसे जनरेट होगा जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए यह हमारा 3 फेज सिस्टम में यूज करना है। इसको थोड़ा सा उससे शेप से बनाते हैं, ज्यादा सही रहेगा। शेप 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 शेप, इसमें ले लो इसको, ठीक है। ठीक है, हाँ इतना सही है। इस शेप को तुम यहां ले लो, ठीक। चलो, ये मान लो एक शेप है, इसमें हम रोटर, मतलब रोटर है, इसमें घूमेंगे कंडक्टर, तो इसीलिए ऐसा बना दिया जाता है, इसमें कंडक्टर घूमेंगे। और ये मान लो इसका एक इधर नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और इस साइड में कौन सा है बाबू, साउथ पोल है। 2 पोल के बीच में है, और भी हो सकते हैं, मैं अभी 2 मान के चल रहा हूं, अभी आप पोल के बारे में ज्यादा नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैंने सिर्फ 2 लिया है। फ्लक्स रेखाएं जो होती हैं, फ्लक्स रेखाएं वो नॉर्थ से चलेंगी और कहां जाएंगी बाबू, साउथ में जाएंगी, ठीक है। नॉर्थ से चलेंगी और कहां जाएंगी, साउथ में जाएंगी। ओके, चलिए, इतना ध्यान देना है। अब यदि हम इसमें कंडक्टर रखें, मान लीजिए इसमें हम कंडक्टर रख रहे हैं, एक रख रहे हैं रेड, आर आर डैश, जैसे एक कंडक्टर हम यहां रखे हुए हैं, एक कंडक्टर हम यहां रखे हुए हैं। ओके, एक कंडक्टर हमारा ये हो गया रेड। अब चलते हैं,
अगला हम लेते हैं एलो। तो एलो इनसे कितना डिग्री पे होना चाहिए? 120 डिग्री, इनसे 120 डिग्री। ये मान लीजिए हमारा ये हो गया एलो। ठीक है बाबू, कलर तुम लोग खुद पे कर देना चाहे छोड़ देना। एक आर हो गया, एक वाई हो गया, ओके। और एक होता है बी, ब्लू। ब्लू तो इस पे दिखेगा नहीं, मैं इसको बना दे रहा हूं रेड, येलो, ब्लू, व्हाइट से बना दे रहे हैं क्योंकि दिखेगा नहीं। देखो इनसे 120 डिग्री, तो इनसे 120 डिग्री लगभग इधर कहीं आएगा, ठीक है। अब इनसे 120 डिग्री यहां पर जाएगा, यह हमारा 3 बैंड हो गया, ओके। अब देखो ये हमारे कंडक्टर हो गए। अब कंडक्टर का नाम दे दो, जो कंडक्टर का नाम है वह देखो, ये वाला जो कंडक्टर हमारा है इसको बोलेंगे हम, इसको आर, इधर कौन सा हो जाएगा? आर डैश। वाइंडिंग करोगे दो सिरा, एक फेज और एक न्यूट्रल निकलेगा, ओके। अब इनसे, इस भाई साहब से 120 अंश पे कौन रहेगा? वाई, वाई डैश। और इनसे 120 अंश पे कौन रहेगा? बी और बी डैश। ये ध्यान देना है, नहीं तो गलती हो जाएगा। देखिएगा, आर वाई बी मत कर दीजिएगा, आर ए वाई और ए बी, आर आर डैश, वाई वाई डैश, बी और बी डैश, ऐसे करना है, ओके। 120 अंश का कोण होना इसमें अति आवश्यक है। मतलब 120 अंश का कोण, देखो इस आर से इनका कोण 120 अंश होना चाहिए, 120 अंश। और इनसे इनका कोण भी 120 अंश, इनसे इनका कोण 120 अंश, और ये भी 120 अंश होना जरूरी है। सभी का 120 अंश होना जरूरी है। अब चलो इसका हम जनरेशन करते हैं, एसी का जनरेशन करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राफ ही मेन है। चलो इस पर हम एक ग्राफ खींच लेंगे, ताकि हमारा ग्राफ इसी के बीच में चलेगा। ये जानबूझ के मैं बना रहा हूं ताकि हमारा ग्राफ इसी के बीच में चलेगा। यहां भी चलो, हमारा ग्राफ इसी के बीच में लेकर चलाना है। चलो जरा ध्यान दो, ध्यान देना है ये। चलो जरा इसमें एंगल बांट लेते हैं। एंगल हम इसमें जो एंगल बांटेंगे वो 30-30 अंश का बांटेंगे। कितना अंश का? 30-30 अंश का एंगल बांट लो, ताकि तुम लोगों के लिए आसान हो जाएगा बनाना। चलो 30 अंश का एंगल बांटो। तो मान लो ए है 30, 30, 60, 30, 90, 30, 30, 60, 30, 90, 30, 30, 60, 30, 90, और आगे भी जाएगा, मैंने छोड़ दिया है। चलो कितने अंश का एंगल है बाबू? ये 30 अंश का है। मैं यहां लिख दे रहा हूं 30, ये कितना है 60, मतलब सभी 30-30 अंश का है, बस इतना याद रखो। और एक कितना है 90, कितने अंश का? 30-30 अंश का। इतना आपको पहले बना लेना पड़ेगा, फिर आपको 3 फेज सिस्टम के बारे में समझ में आएगा। इतना तो आपको आना चाहिए। चलो ध्यान दो, देखो इसमें जो मैंने बना रखा है, इसमें आर वाई और बी, आर आर डैश, वाई वाई डैश, बी बी डैश। आर वाई बी में जो तुम चलोगे, आर को फेज, तो फेज को ही वहां ग्राफ बनाएंगे, न्यूट्रल का ग्राफ नहीं बनाएंगे। या फिर न्यूट्रल का बनाओ तो फेज का मत बनाओ, हम फेज का बनाएंगे, ओके। चलते हैं ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मोटर इस दिशा में घूम रहा हो, अगर मोटर इस दिशा में घूम रहा हो, तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आर का। हम वाई और बी को भूल जाते हैं, सिर्फ आर के बारे में बात करते हैं। अभी बताओ, अभी जो आर है, अभी जरा ध्यान दो, आर आर ऐसे है, ऐसे है, तो फ्लक्स रेखाएं देखो ऊपर से निकल जाती होंगी, नीचे से निकल जाती होंगी, मतलब उसमें ईएमएफ 0 होगा। अगर घूमेगा तो फ्लक्स रेखाएं ऐसे जाएंगी, फिर घूमेगा तो 0, फिर घूमेगा तो मैक्सिमम। मतलब वही तो पढ़ चुके हो, जो एक कंडक्टर के लिए पढ़े थे वही आर के लिए होगा। तो पहले आर का ग्राफ खींच लेते हैं, ताकि अगला ग्राफ आसान हो जाएगा। तो देखो ये 90 डिग्री चलेगा तो मैक्सिमम, फिर यहां पे आ जाएगा तो 0, फिर यहां पर मैक्सिमम, फिर यहां पर 0। मतलब 90 डिग्री चलेगा तो इसमें कितना ईएमएफ उत्पन्न होगा? 90 डिग्री यहां मिलेगा,
90 डिग्री चलने पर ईएमएफ मैक्सिमम, फिर 30, 30, 60, 30, 90, फिर 90 चलेगा तो 0, फिर देखो 30, 30, 60, 30, 90, यहां पर फिर मैक्सिमम। अब फिर ग्राफ ऐसे चलता रहेगा। क्या समझे? समझना यह है कि देखो इसमें 3 फेज सिस्टम में ये वाला 90 चलेगा तो मैक्सिमम, फिर इसको बना चुके हैं पहले से भी, वही ग्राफ चलेगा इसमें भी। ओके, ये तो आपको आर वाला है। किसका है बाबू? आर वाला है। जरा वाई की बात करते हैं। किसका बात करेंगे हम? अब जरा वाई की बात करो, देखो जरा ध्यान से। चलो जरा वाई की बात करो। वाई देखो, आर जब यहां था, आर जब यहां था तो वाई यहां था। इसका मतलब आर में जब ईएमएफ 0 होगा फिर भी वाई में उत्पन्न हो रहा होगा, क्योंकि इससे फ्लक्स रेखाएं कट रही है। ध्यान देना है, आर 0 था तो वाई यहां पर था। इसका मतलब वाई से तो फ्लक्स रेखाएं कटेंगी, मतलब उसमें ईएमएफ 0 नहीं होगा। मतलब उसमें कितना ईएमएफ उत्पन्न होगा? तो इस भाई साहब को लेके जाना, लगभग इतना ईएमएफ उत्पन्न होगा। इसको लेके आ जाना, यहां पर इतना ईएमएफ उत्पन्न होगा। ओके, बात ये आ रही है कि ऐसे घूम रहा नहीं है, ऐसे घूम रहा है। अब तुम खुद बताओ कि अगर ये पूरा 120 अंश है तो ये कितना होगा? 60 अंश। मतलब अगर ये घूमते घूमते 60 अंश चले तो इसमें 0 हो जाएगा ईएमएफ। देख लेना ध्यान से, ये यहां पर आकर 0 हो जाएगा 60 अंश चलने के बाद। तो ये वाला भाई साहब यहां पर आ जाएंगे तो 0 हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये कितने अंश चलने के बाद 0 होंगे? 60 अंश। मतलब अभी इसमें ईएमएफ था इतना और ये घूम रहे हैं ऐसे, मतलब यहां से 60 अंश चलेंगे, ऐसे घूम कर आएंगे तो इसमें ईएमएफ 0 हो जाएगा। मतलब इसमें 60 अंश पर ईएमएफ कितना हो जाएगा? 0। मतलब 60 अंश पर इस ईएमएफ 0 हो जाएगा। तो मैं वाई के लिए अब बात वही, फिर यहां ये 60 अंश चल के 0 हो गए, फिर 90 चलेंगे तो मैक्सिमम, फिर 90 चल के 0, फिर 90 मैक्सिमम, फिर 90 0। अब ऐसे काउंट करते जाओ तो देखो 30, 30, 60, 30, 90, देखो यहां पर मैक्सिमम होंगे। ए वाला वाई वाला है, वाई वाला जब यहां आ जाएगा तो 0, और फिर यहां से जब यहां आएगा तो 90 अंश चल के चलेगा तो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, तो कितना अंश चलेगा तो मैक्सिमम? तो 30, 30, 60, 30, 90, मतलब यहां पर मिलेगा क्या? इसका मैक्सिमम। फिर वही बात यहां के 30, 30, 60, 30, 90, फिर यहां पर क्या हो जाएगा? ये 0। ये हो जाएगा वाई का ग्राफ, और आगे ऐसे बढ़ता रहेगा, जोड़ जोड़ के बनाते रहिएगा। ओके, ये किसका ग्राफ है? वाई का है। ये किसका था? आर का, और ये किसका है? वाई का। ठीक है, अब चलो जरा बी के बारे में, बी का देखा जाए तो बी वाला देखो कहां है? यहां पर है। बात ये हो रही है कि जब आर में 0 था तो बी में तो उत्पन्न हो रहा होगा कितना? तो माइनस में मान लो यहां पर। अरे भाई, जब आर में 0 था, जब आर में 0 था तो देखो बी यहां पर है। देखो तुम लोग सोच रहे हो सर ये सिरा क्यों नहीं ले रहे हैं, तो मैंने क्या, देखो आर का ये सिरा लिया हुआ है, ये नहीं लिया हुआ है। वाई का ये सिरा लेंगे, ये नहीं। तो बी का ये लेंगे, वो नहीं। फेज वाला केवल लेंगे, न्यूट्रल वाला छोड़ देंगे। अब जरा इसमें बात करो, जब आर में 0 ईएमएफ था तो वाई तो यहां, बी तो यहां था, मतलब इसमें कुछ ना कुछ ईएमएफ उत्पन्न होगा। ओके, घूम कैसे रहा भाई साहब? ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहा है। इसका मतलब ए जब यहां पर आएंगे तो मैक्सिमम ईएमएफ होगा। अभी देखो 90 अंश पे नहीं है, घुमा हुआ है, और जब घूम के 90 अंश पे आ जाएगा तो मैक्सिमम ईएमएफ कितना? 90 अंश आएगा, कितना चलेगा? तो देखो हाई है 60 डिग्री, 30 डिग्री चलेगा तो 90 हो जाएगा। मतलब ये भाई साहब यहां से कितना डिग्री और चलेंगे तो मैक्सिमम हो जाएंगे? तो 30 डिग्री। कैसे हम पता कर रहे हैं? पूरा 90 है, ये 60 है तो ये 30 है तो होगा। तो ये कितना डिग्री चलेंगे तो मैक्सिमम होंगे? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पर तुम डायरेक्ट 0 मत कर देना। देखो 30 डिग्री चल के पहले मैक्सिमम होंगे। ये ग्राफ थोड़ा समझना तुम लोग, नहीं तो उल्टा सीधा कर दोगे। पहले ये 30 चल के मैक्सिमम होंगे, अब फिर 90 चल के 0 हो जाएंगे। तो 30 चल के देखो, 30 चल के क्या हुआ? मैक्सिमम। अब फिर यहां से 90, 30, 30, 60 और 30, 90। अरे 30 और 30, 60 और 30, 90, मतलब फिर 90 चल के क्या हो जाएगा? 0। फिर 90 चल के मैक्सिमम 30, 30, 60, 30, 90,
फिर 90 पे मैक्सिमम, फिर 30, 30, 60, 30, 90, फिर 90 चल के 0। तो ये किसका ग्राफ है? बी का। समझे? तो ये है हमारा थ्री फेज सिस्टम का ग्राफ, ऐसे चलेगा। आर का, वाई का और बी का। थोड़ा टफ है लेकिन समझना तो पड़ेगा ही। कैसे बना रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, कुछ लोग आपको पढ़ाते होंगे, मुझे पता है, कुछ लोग पढ़ाते होंगे डायरेक्ट त्रिभुज बना के और बता देते हैं ऐसे 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 होगा, लेकिन वो सब सिस्टम गलत आ जाता है। उसको मैं प्रूव करूंगा बाद में कैसे गलत होगा, अभी नहीं, थोड़ा इंतजार कीजिए उसके लिए। नहीं तो आप कहेंगे सर जी वो तो बहुत आसान बता दिए हैं, तुरंत बताते हैं सर जी त्रिभुज बनाइए ऐसे ऐसे, त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज बनाइए और फिर मिलाते जाइए, अपने आप से बनता जाएगा। तो वो सब सिस्टम ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा तो पता चलेगा वो कहें वैसे गलत हो जाता है। वो बस रटने का एक तरीका है, लेकिन आप लोग ऐसे बनाएंगे। ओके, तो ये थ्री फेज सिस्टम का वेव डायग्राम है। मैं एक बार और बताऊंगा अगले लेक्चर में, लेकिन इतना आप लोग याद रखेंगे कि बनाया कैसे गया है। ओके, और टफ हो गया है मुझे पता भी है, टफ है ही, इसमें थोड़ा ज्यादा कंजेस्टेड है, लेकिन आप समझेंगे तो आसान हो जाएगा। ओके, एक बार मैं और बताऊंगा कि इसका पूरा सर्किट पूरा पर बताऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, वेव डायग्राम कैसे बनेगा। ओके, चलिए, थ्री फेज सिस्टम आइए एक बार और देखते हैं, फिर आपको हम एनिमेशन से दिखाएंगे। एक बार और देखा जाए इसको, यहां पर चलते हैं, एक बार उस वेव को मैं पुनः बनाऊंगा यहां पर। चलिए इतना ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। ऐसे मैं तीन कंडक्टर पहले पुटअप करूंगा, पहले लिख ले रहा हूं मैं। एक तरफ हमारा कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ, और एक तरफ कौन सा हो जाएगा बाबू? साउथ। नॉर्थ और साउथ। चलो, कंडक्टर रख लेते हैं पहले। एक हमारा कंडक्टर बिल्कुल मिडिल में होगा, आर, आर डैश। ठीक है, ये हो जाएगा आर और आर डैश। एक हमारा कौन सा होगा? वाई और वाई डैश, आर और आर डैश। और एक होगा यहां से 120 अंश पे होगा ना, 120 अंश करस्पॉन्डिंग इधर ही कहीं आएगा। देखो, ये हो जाएगा कौन सा हमारा? वाई और वाई डैश। और बी वाला मान लो, बी वाला चलो इसी से दिखा लेते हैं। बी वाला ब्लू वाला, देखो इनसे 120 अंश तो इधर कहीं आएगा। ये हो जाएगा, ठीक है, यहां पर दिखा लो। चलो कंडक्टर मानते हैं, ये कौन सा है? ये है आर, ये है आर, ये वाला आर डैश, फेज न्यूट्रल। ये हो जाएगा फेज, चाहे सॉरी वाई, ये वाला वाई डैश। ये हो जाएगा बी, ये वाला बी डैश। ओके, ऐसे ग्राफ को दिखाएं, ऐसे दिखाएंगे इसको। इनसे 120 अंश एंगल होना चाहिए, इनसे 120 अंश से होना चाहिए, और इनसे 120 अंश से होना चाहिए। और सब एंगल कितने होंगे आपको पता ही होगा। चलो इस ग्राफ को डिजाइन करते हैं। ग्राफ हमारा इसी बनेगा, ठीक है। अगर हम इस पर यहां पर खींचें तो मान लो इसका ग्राफ हमको एसी के बीच में बनाना है, ग्राफ हमारा एसी के बीच में बनाना है, ठीक है।
चलो, ये वाला ग्राफ हो गया, और नीचे वाला ग्राफ हमारा इसी पर आएगा, इस पर लगभग यहां से बनेगा। ठीक, तो हमारा बीच में, इसी के बीच में ग्राफ हमको लेके चलना है। आ जाओ अब इसमें एंगल बांट लेते हैं इसमें। या मान लो 0, ये जितना बना हुआ है सब 30-30 अंश पे बना हुआ है। जितना बनेगा सब 30-30 अंश, लिख नहीं रहे हैं लेकिन सब 30-30 अंश का है। जरा ध्यान देना, सब 30-30 अंश से बना हुआ है। चलो अब हम पहले आर की बात करेंगे। ये फेज है और ये न्यूट्रल है, इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है। अगर इसको घुमाया जाएगा तो अभी इसमें EMF 0, क्योंकि फ्लक्स रेखाएं ऊपर ऊपर निकल जाएंगी। जो फ्लक्स रेखाएं होंगी हमारी ऐसे होंगी ना, तो फ्लक्स रेखाएं ऊपर ऊपर निकल जाएंगी, तो आर में EMF कितना होगा? 0। आर कितना डिग्री चलने के बाद मैक्सिमम होगा? तो 90 डिग्री। आर जब यहां पहुंचे, अब देखो आर का बनाते टाइम ये सब भूल जाओ, सिर्फ आर को देखो, इमेजिनेशन आर पे करो। आर जब घूम के यहां पे आएगा तो मैक्सिमम EMF होगा, यहां पर मैक्सिमम EMF उत्पन्न होगा। तो कितना डिग्री पर चलेगा? तो यहां से 90 डिग्री मैक्सिमम, फिर 90 पर 0, फिर 90 मैक्सिमम, फिर 90 0, ऐसे काउंट करते रहो। तो 90 डिग्री 30, 30, 60, 30, 90, यहां पर क्या होगा? मैक्सिमम, फिर 30। चलो यहां मैक्सिमम बना लो पहले आर का, तो आर का पहले ग्राफ बनाते हैं। तो देखो आर होगा 90 मैक्सिमम, फिर 30, 30, 60, 30, 90, यहां पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर देखो 30, 30, 60, 30, 90, फिर 90 पर मैक्सिमम, फिर 30, 30, 60, 30, 90, फिर क्या हो जाएगा? 0। और ये ग्राफ ऐसे चलता रहेगा। ये किसका ग्राफ है? आर का ग्राफ है। ओके, अब चलते हैं वाई का ग्राफ देखते हैं। और वाई में देखो, वाई जब आर 0 थे तो वाई यहां पर था। आर 0 थे तो वाई यहां पर था, मतलब यहां पर करस्पॉन्डिंग कुछ रहेगा। ऐसे खींच के देख लेना, यही कहीं आएगा। ठीक, तो आर 0 है तो वाई यहां पर है, इसका मतलब वाई से तो फ्लक्स रेखाएं कटेंगी ही, मतलब वाई में उत्पन्न होगा। अब देखो वाई यहां से कितना डिग्री चल के 0 होगा? वाई यहां से कितना डिग्री चल के 0 होगा बाबू? वाई यहां से कितना डिग्री चल के 0 होगा? देखो यहां से 60 डिग्री चलेगा तो 0 हो जाएगा, मतलब 30, 30, 60, यहां पर वाई चल के क्या हो गया? 0 हो गया। अब 0 कर लो, और फिर वही चीज, फिर 90 यहां से चल के यहां 0 हो गया, अब फिर 90 पर मैक्सिमम, फिर 90 0, फिर 90 मैक्सिमम, फिर 90 0। अब काउंट करते रहो, 30, 30, 60, 30, 90 पर मैक्सिमम, मतलब यहां पर फिर मैक्सिमम होगा, फिर 30, 30, 60, 30, 90, फिर यहां पर 0 हो जाएगा, फिर 30, 30, 60, 30, 90, फिर यहां पर मैक्सिमम हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। ये चलता रहेगा ग्राफ। ओके, तो ये अच्छा, ये ऐसे नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा गोल बनाइएगा ऐसे। वो बन गया है वैसे, ऐसे रहेगा। ओके, तो ये हो जाएगा किसका? वाई का ग्राफ। अरे मतलब ऐसे रहेगा यार ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा किसका? आर का। ये भाई साहब किसके हो गए? वाई का। अब जरा बी के बारे में बात करते हैं। अब बी के बारे में अगर बात करें हम, तो बी वाला देखो, आर यहां था, वाई यहां था, तो बी यहां था। तो यार बी में भी तो फ्लक्स रेखाएं उत्पन्न होंगी, कटेंगी। देखो, तो इसका मेन फेज यहां पर, न्यूट्रल यहां पर, तो फेज को लेंगे तो इसमें भी कुछ ना कुछ ईएमएफ उत्पन्न हो रहा था। अब देखो तीनों एक के साथ घूमेंगे, कहने का मतलब है कि तीनों कंडक्टर एक बंधे हुए हैं, तीनों एक के साथ घूमेंगे। तो जब आर में 0 था, आर में 0 था, तो वाई में, बी में तो कुछ होगा ही, कुछ ना कुछ। इसका ईएमएफ इतना हो गया। लेकिन बी देखो, बी पहले यहां पर चल के, बी बी जो होगा यहां से थोड़ा चलेगा तब ना मैक्सिमम होगा। तो यहां से कितना डिग्री चलेगा? 30 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि ये 60 है, तो 30 डिग्री चल के ना मैक्सिमम होगा, यहां पर आएगा सीधे में, मतलब 30 डिग्री यहां पर है, तो 30 डिग्री चल के पहले उसमें कितना ईएमएफ उत्पन्न होगा? मैक्सिमम। अब फिर वही बात, फिर 90 चल के 0, फिर 90 मैक्सिमम, फिर 90 0, फिर 90 मैक्सिमम, ऐसे काउंट करते रहो। तो यहां से देखो 30, 30, 60, 30, 90, फिर क्या हो जाएगा? 0, फिर 30, 30, 60, 30, 90, फिर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, फिर 30, 30, 60, 30, 90, फिर 0, 30, 30, 60, 30, 90, फिर मैक्सिमम। यही ग्राफ चलता रहेगा। ये रहता आर वाई बी का वेव डायग्राम। ये कौन सा डायग्राम है बाबू? यह है वेव डायग्राम।
तो वेव डायग्राम ऐसे बनेगा। याद रहेंगे वेव डायग्राम इसका कैसे बना रहे हैं हम, ठीक। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, अगला टॉपिक नेक्स्ट पढ़ाएंगे कल। अब इसके बारे में बताएंगे इसका ईएमएफ इक्वेशन कैसे लिखेंगे, फिर उसमें रिलेशन क्या होता है, सबके बारे में कल बताएंगे। आज हम आपको सिर्फ और सिर्फ जनरेशन बताए हैं, फिर थ्री फेज का ईएमएफ इक्वेशन, फिर लाभ और हानि क्या क्या है, इसके लिए इंतजार करिए।